नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे। उसका प्रथम भाग हम पढ़ चुके थे जिसमें 3 परिच्छेद थे। शेष रहे 2 परिच्छेद हम पढ़ेंगे और साथ ही पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया। साबिका होता है सरोकार। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा, उनकी सरोकार पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। समझ में ही न आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे। ये बात कांजी होश में बंद कर दिए जाने के समय की है। कांजी होश का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन तो दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटी की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का की और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। आप देख सकते हैं उस समय कांजी होश में किस तरह से पशु की दुर्दशा होती थी। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है? अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। ऐसा गधों ने कहा। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा
हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में, मुसीबत में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे अब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना काफ़ी ही है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 5वां परिच्छेद, आगे चलते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, तृण अर्थात तिनका भी। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था, इसी से जीवन चलता था। दोनों इतने दुर्बल कमज़ोर हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, हड्डियाँ दिखाई देने लगी थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा अचानक एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली खोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से, डरी हुई नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, नाहक बिना बात के। गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन आपके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ने बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भाग्य के मारे गिरते पड़ते जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। रेवड़ होता है झुंड। रास्ते में गाय बैलों का एक झुंड हरे हरे खेत में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। बधिक होता है शिकारी। सहसा अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, जानी पहचानी मार्ग है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण, हर क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, यह लो, अपना ही हार आ गया, अपनी ही सीमा आ गई। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। नगीच अर्थात नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। थान जगह, स्थान जहाँ पर चारा, पशुओं को चारा डाला जाता है, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए, खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने इस थान या अपनी जगह पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था।
झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या हक है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर भागा, धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति, विजयी योद्धा की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वे मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। बेमारे अर्थात बिना मारे नहीं छोड़ता। अब ने आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह होता है उत्साह। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यहाँ ये कहानी पूरी होती है। अब अभ्यास के प्रश्न हैं, हम इन्हें देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कल्पना का प्रश्न है कि कांजी हाउस में जो कैद थे पशु, उनकी हाजिरी क्यों ली जाती होगी। पहले तो हम ये जान लें कि कांजी हाउस में जो पशु रखे जाते थे वो लावारिस आवारा पशु रखे जाते थे, जिनके मालिक से हर्जाना लेकर या नीलामी द्वारा उनको बेचकर छोड़ दिया जाता था। कोई भी पशु कम न हो जाए, इसकी जिम्मेदारी चौकीदार वगैरह की वहाँ पर होती थी और इसीलिए प्रतिदिन हाजिरी ली जाती थी। इससे निश्चित हो जाता था कि कोई पशु कम तो नहीं हो गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की जो माँ थी वो नहीं थी, उसकी माँ का देहांत हो गया था और सौतेली जो माँ थी वो उसे बहुत पीटती थी। बैलों को भूखा और पिटता हुआ देखकर उसे अपने समान ही, स्वयं के समान ही दर्द महसूस हुआ उस बालिका को। इसलिए उस बालिका ने दुखी बैलों से सहानुभूति प्रकट करते हुए उनसे प्रेम हुआ और इसीलिए वह उन्हें रोटी खिलाने जाती है। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कहानी में बैलों के माध्यम से नीति संबंधी, नियम संबंधी जो मूल्य हैं वो उभर कर आए हैं। जैसे पहला हम मान सकते हैं उनका अत्यंत सीधापन संसार में कष्टदायी हो जाता है, क्योंकि सीधे व्यक्ति को लोग गधा कह करके पुकारते हैं। सीधे की तुलना गधे से की जाती है। दूसरा कारण हो सकता है कि मनुष्य को जो सज्जनता है वो न छोड़ते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। अपनी सज्जनता भी बनी रहे और अपने अधिकारों के लिए भी हम लड़ते रहें। ऐसा नहीं हो कि सज्जनता की आड़ में हम अपने अधिकारों को भी प्राप्त ना कर पाएं। और कारण हो सकता है संकट के समय अपने मित्र की सहायता करने वाला मनुष्य ही सच्चा मित्र होता है। हीरा मोती की जो मित्रता है सच्ची मित्रता है। और
इसका जो भाव है वो ये है कि स्वाधीन जीवन ही सबसे बड़ा सुख है। स्वाधीन अपने अधीन जीवन जीना ही सबसे बड़ा सुख है। पराधीन रहकर, कहते हैं ना, पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं है, उसको तो दुख ही दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमें स्वाधीन रहना चाहिए, अपने अधीन जीवन जीना चाहिए। तो ये सभी बातें इस प्रश्न के मूल्य थे जो उभर कर आ रहे थे। चौथा प्रश्न है, देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की जिन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। मूर्ख जो शब्द है वो रूढ़ है। गधा अपनी सहनशीलता और सीधेपन और संतोषी स्वभाव के कारण प्रसिद्ध है और संसार में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है। इसलिए गधा शब्द रूढ़ हो गया है। रूढ़ के अर्थ में है, मूर्ख जो है वो प्रचलित हो गया है। गधा शब्द का जो रूढ़ अर्थ है मूर्ख, वो प्रचलित हो गया है। प्रेमचंद जी ने गधे की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसे एक विशेष पहचान दी है। उन्होंने इन विशेषताओं को सद्गुण मानते हुए गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। गधे की तुलना किससे की है? ऋषि मुनियों से। प्रेमचंद के अनुसार गधे को मूर्ख कहना इन श्रेष्ठ गुणों का अपमान करना है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? कई घटनाएं हैं। देखो, पहली घटना, गाड़ी में जोते जाने पर वे एक दूसरे को गाड़ी के भार से बचाने की कोशिश करते हैं। हीरा सोचता है कि अधिक भार मेरे ऊपर आए, मोती सोचता है कि नहीं, अधिक भार मेरे ऊपर आए। दूसरा, गया द्वारा जब हीरा को निर्दयता से पिटाई की गई तो मोती का जो क्रोध है वो भड़क उठा था और वे हल जुआ आदि लेकर भाग निकला और उनको तोड़ ताड़ करके भाग गया। तीसरा, जब सांड आता है, सांड से सामना होने पर दोनों मित्रों ने सहयोगी रणनीति द्वारा सांड को हरा दिया, परास्त कर दिया था। चौथी बात, जब खेत में मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भागा नहीं, मित्र को संकट में देखकर वह उसके पास लौट आया। कांजी होश में एक और घटना है। कांजी होश में जब हीरा को बांध दिया गया तो मोती ने भी उसके साथ बंध जाना स्वीकार किया। तो इन सभी बातों से पता लगता है कि दोनों मित्रों में गहरी दोस्ती थी। चुप। हाँ, छठा प्रश्न है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद का जो स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण है वो आदर भाव रखने वाला है। वो स्त्रियों को बल प्रदान करता है, उन पर बल प्रयोग न किए जाने का समर्थन करता है, स्त्रियों के सम्मान को बरकरार रखने की बात करता है। आगे प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? देखो, कहानी में किसान जीवन में मनुष्य और पशु आपसी संबंधों को बड़ी आत्मीयता से, सहानुभूति से दिखाया गया है। दोनों का गहरा लगाव दिखाया गया है। किसान अपने पशुओं को अपने परिवार का सदस्य समझता है और उनको दंड नहीं देता बल्कि प्रेम करता है। झूरी का अपने दोनों बैलों के प्रति जो व्यवहार है वो इस बात का प्रमाण है कि वो अपने परिवार के सदस्य के तुल्य उन्हें प्रेम करता है। दूसरी ओर जो गया जैसे कठोर और निर्दयी जो किसान होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पशुओं के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं, उनको पशु ही समझते हैं, पशुता से ही पेश आते हैं। पशु भी स्वामी के भाव को भली प्रकार समझता है। कोई भी पशु हो अपने स्वामी के व्यवहार को भली प्रकार समझता है और प्रेमपूर्ण व्यवहार यदि हम करेंगे तो वो मालिक के इशारे से समझ जाता है और डंडे से हम काम लेने वाले हैं तो वह भी कई बार अपना विद्रोह दिखाने लगता है। आठवां प्रश्न देखते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इस कथन से ये ज्ञात होता है कि मोती अत्याचार का विरोधी है और पीड़ितों से सच्ची सहानुभूति रखने वाला है। वो नहीं चाहता कि हमारे किसी भी पशु को कोई पीड़ा हो। ये जानते हुए भी कि उसे कठोर दंड मिलेगा, वे कांजी होश की दीवार तोड़कर सारे पशुओं को स्वतंत्र कर देता है और उसे इस बात पर संतोष है कि उसने स्वयं को संकट में डालकर 9-10 प्राणियों की रक्षा कर ली। तो खुद मुसीबत सहन करते हुए भी वो दूसरे को सुख पहुंचाने वाला प्राणी है। 9वां प्रश्न है। आज से स्पष्ट करना है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुण शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का जो आशय है, हीरा और मोती के पास अपने भाव और विचार प्रकट करने के लिए जो भाषा थी
वो मौन भाव थे, मूक भाषा थी, इशारे थे। वे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। यह उनमें एक गुप्त शक्ति थी। मनुष्य भले ही अपने को सारे प्राणियों में श्रेष्ठ समझता हो, लेकिन उसके पास ये शक्ति नहीं है। उसे बोलकर ही अपने भाव और विचार प्रकट करने पड़ते हैं, जबकि पशु जो हैं अपने मूक भाषा में अपना वार्तालाप पूर्ण कर लेते हैं। ख है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। भाव स्पष्ट करना है। हीरा और मोती के व्यवहार से चिढ़कर गया ने उनको सूखा भूसा डाल दिया था, और इस अपमान से दोनों के मन में बहुत दुख हुआ, बहुत क्षोभ हुआ। तभी एक छोटी सी बालिका आकर के उन्हें एक एक रोटी खिला गई। इस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन लड़की के प्रेमपूर्ण व्यवहार से उनका जो हृदय है वो पिघल उठा। वे तो प्रेम और सहानुभूति के भूखे थे, जो उन्हें उस बालिका में दिखाई दी। 10वां प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। इसका जो सही उत्तर होगा वह है ग, कि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। इसलिए उन्होंने उनको सूखा भूसा डाल दिया। आगे जो प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति के हैं, एक बार देख लेते हैं। 11वां प्रश्न, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया के तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। तो ये आपको विचार प्रकट करने हैं। कि 12वां प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? बिल्कुल, ये कहानी आज़ादी की लड़ाई से ही जुड़ी हुई है। तो ये रचना और अभिव्यक्ति कौशल आपको निखारना है। इन प्रश्नों के जवाब आपको ही देने हैं। आगे चलते हैं। भाषा अध्ययन है, भाषा की बात करते हैं। बस इतना ही काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही और भी, ही और भी, ये यहाँ पर निपात हैं। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। ये आपकी क्रियाशीलता पर है। ऐसे 5 वाक्य आप छांटिए। आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उनके भी भेद लिखिए। देखो, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 तरह के वाक्य होते हैं। जैसे यहाँ पहला वाक्य दे रखा है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। दीवार का गिरना था, ये प्रधान उपवाक्य है, और इस पर आश्रित जो क्रिया विशेषण उपवाक्य है वो है कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे थे। पूरे वाक्य में यदि हम कहें तो मिश्र वाक्य है। दूसरा वाक्य, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। तो यहाँ और शब्द से जुड़ा हुआ है, संयुक्त वाक्य है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। हीरा ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है, और गया के घर से नाहक भागे आश्रित संज्ञा उपवाक्य है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। तो बिकेंगे प्रधान उपवाक्य है, जबकि आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य मैं बेचूंगा है। अगर वे मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ने छोड़ता। यहाँ पर प्रधान उपवाक्य है मैं बेमारे ने छोड़ता, और आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य अगर वे मुझे पकड़ता। तो ये रचना संबंधी जो वाक्यों के भेद थे हमने आपको बताए। 15वां प्रश्न है, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको मुहावरे छांटने, जैसे बहुत सारे मुहावरे आए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना, जी तोड़ काम करना, बहुत कठिन मेहनत करना, गम खाना सहन करना। तो इस तरह से आप ये करिएगा। ये जो पाठ है अपना, अब यहाँ पाठ्येतर संक्रियता है,
पाठ से अलग पशु पक्षियों से संबंधित अन्य रचनाएं ढूंढ कर पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए। शब्द संपदा हम देख लेते हैं। निरापद, निरापद होता है सुरक्षित। सहिष्णुता, सहनशीलता। पछाई, पालतू पशु की एक नस्ल है। गोई, जोड़ी, दोनों बैलों की जोड़ी। कुलेल, क्रीड़ा, खेलना। विषाद, उदासी। पराकाष्ठा, अंतिम सीमा या चरम सीमा। गणनीय, जिनको गिना जा सके, गणनीय, सम्मान्य। विग्रह, अलगाव, विग्रह, अलगाव। और पगहैया, पगहैया, पगहैया होती है पशु बांधने वाली रस्सी। तो ये और शब्द हैं। गराव, फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। प्रतिवाद, विरोध करना। टिटकार, मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। मसलहत, मसलहत हितकर। रगेदना, खदेड़ना। मल्लयुद्ध करना, कुश्ती करना। साबिका, सरोकार होना, आमना सामना होना। कांजी होश, मवेशी खाना है वह बाड़ा जिसमें दूसरे खेत का आदि खाने वाले या लावारिस जो पशु हैं उनको रखा जाता है। रेवड़, रेवड़ होता है पशुओं का झुंड। उन्मत्त, उन्मत्त होता है मतवाला, उन्मत्त होता है मतवाला। थान, पशुओं के बांधे जाने की जगह। उत्साह, उत्साह या आनंद, उत्सव के लिए आया है। ये पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। इति श्री। सभी को धन्यवाद।